आजाद भारत में लोकसभा चुनाव साल 1951-52 में हुआ, मगर थोड़ा पीछे चल कुछ जानकारी का और होना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जो भारतवर्ष के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 15 अगस्त की सुबह की पहली किरण ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में उजाला भर दिया था। हो भी क्यों ना, आखिर दिल्ली सल्तनत, मुगलिया हुकूमत और अंग्रेजों के 200 साल से ज्यादा की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में भारत कामयाब हुआ था। आजाद भारत में सांस लेने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र के रास्ते पर चलना शुरू किया। एक तरफ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति पाकर लोगों का उत्साह उफान पर था, तो दूसरी तरफ मुल्क के बंटवारे की टीस भी लोगों के दिलों को झकझोर रही थी। दिल में बंटवारे का दर्द था, लेकिन निगाहें भविष्य में विकास की ऊंचाइयों को छूने की ओर थीं। आजाद भारत में सांस ले रहे लोगों के अरमान हिलोरे मार रहे थे। एक तरफ देश का नेतृत्व गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लड़ने का संकल्प लेकर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ संसाधनों की कमी के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न शिक्षा को अपनाने का मन देश ने बना लिया था। नए भारत के निर्माण के सपने के साथ देश की जनता ने एक नई अंगड़ाई ली थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भी स्वीकार कर लिया गया था। इस संविधान में छुआछूत जैसे कलंक से भारत को निजात मिली थी। वंचित तबकों का सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिलना और साथ ही करोड़ों भारतीयों के सपनों का देश बनाने के लिए एक निर्वाचित सरकार चुने जाने का वक्त भी करीब आ गया था। भारत के लाखों नायक और महानायकों ने जिस स्वराज को हासिल करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, अब उस स्वराज के सपने को साकार करने का वक्त था। आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा और पहला बदलाव यह देखने को मिला कि भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था। हालांकि भारत में लोकतंत्र का इतिहास काफी पुराना रहा। विश्व को पहला लोकतंत्र देने वाला वैशाली भी भारत में ही है, लेकिन गुलामी ने इस कदर भारत को कमजोर कर दिया था कि विश्व को पहले लोकतंत्र का उपहार देने वाले भारत को ही लोकतंत्र अपनाने के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ा। और आखिरकार 1947 में लोकतांत्रिक तरीके से भारत की जनता ने अपनी सरकार चुनी। आज भारत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। आजादी के बाद बीते इतने सालों में देश में लोकतंत्र की जड़ें गहराई तक समाई हैं। तब से अब तक चुनाव दर चुनाव भारत का मतदाता और चुनावी तंत्र परिपक्व हुआ है। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई 1951-52 के उन चुनावों से जिन्होंने इतिहास रचा और देश में उस परंपरा की नींव रखी जिसमें जनता ही सर्वोपरि होती है। आजादी के बाद ही जवाहरलाल नेहरू आम चुनाव होने से पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री और उपमंत्री भी। मगर नेहरू और पटेल में कुछ मतभेद थे। जैसे नेहरू चाहते थे कि पहले से ही गवर्नर पद पर बैठे सी राजगोपालाचारी को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए, जबकि पटेल राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में थे और वही राष्ट्रपति बने भी। साल 1950 में जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तो भी पटेल ने आगे आकर पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आगे कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से मतभेद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 2 सबक सीखे थे। पहला ये कि गृह और रक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उनके प्रति वफादार हों, और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी बात माने। उस समय की भारत की राजनीति में कांग्रेस का पूर्ण तरीके से बोलबाला था। दरअसल आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें 15 सदस्यों को चुना गया जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। लेकिन वैचारिक मतभेद के चलते उस दौरान आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। हालांकि मतदाताओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीमित लोकप्रियता थी। दूसरी तरफ नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई थी। तो वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की। बाद में यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहलाई। राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता
कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी में जा चुके थे। वामपंथी सशस्त्र संग्राम छोड़कर लोकतंत्र में मत की ताकत के आगे झुक चले थे, जिन्होंने पहले लोकसभा चुनाव में 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि बोल्शेविक पार्टी और जमींदार पार्टी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर अब पुराने कांग्रेसी ही नई पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ उतर रहे थे। आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव साल 1951-52 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यह चुनाव चला। 5 महीनों तक चले चुनाव में उस वक्त सड़क पर गाड़ी के साथ ही बैलगाड़ी भी मौजूद थी। लोकतंत्र के इस पहले महाकुंभ में लोकसभा की 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 1849 उम्मीदवारों ने मैदान में अपनी किस्मत को आजमाया था। उस समय की तकरीबन 36 करोड़ की आबादी में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। वोटरों की तादाद को देखते हुए यह 1952 में दुनिया का सबसे बड़ा आम चुनाव साबित हुआ। लोकतंत्र की पहली अग्नि परीक्षा में कुल 53 पार्टियों ने शिरकत की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आजादी के संघर्ष की विरासत तो थी ही, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, कामराज जैसे करिश्माई नेतृत्व भी मौजूद थे। कामराज कांग्रेस के इतिहास के वो नेता रहे जिनके बिना कांग्रेस शायद ही देश में कभी इतना शासन कर पाती। आजादी मिलने के बाद ये लोकतंत्र का पहला बड़ा उत्सव साबित हुआ, जो इतिहास में दर्ज हुआ। भारत के पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो कांग्रेस ने कुल मतों में से 45% मत हासिल किए। यही वजह है कि कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीट पर जीत का परचम लहराया था। बंपर जीत और देश के तमाम नागरिकों की उम्मीदों का बोझ लिए जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीट के मामले में दूसरे नंबर पर थी। सीपीआई को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अंतरिम कैबिनेट में नेहरू के सहयोगी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नई पार्टी जनसंघ को महज 3% वोट और 3 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा। तब की जनसंघ को ही आज की भाजपा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नींव भारतीय जनसंघ से ही पड़ी थी। उस समय कांग्रेस के बाद निर्दलियों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जिनके बनाए नियमों से आगे देश चलने वाला था, वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उनकी आरक्षित सीट बॉम्बे से कांग्रेस के नारायण सादोबा कजरोलकर जीत कर आए थे। एक और जहां कांग्रेस के बाद निर्दलियों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में 16 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत बेहद कम रहा। सीपीआई को 3.29% वोट ही मिले, जबकि इस मामले में उनसे कम सीट जीतने वाली सोशलिस्ट पार्टी भाग्यशाली रही। सोशलिस्ट पार्टी के खाते में जहां 12 सीटें आई, तो वहीं उनका वोट प्रतिशत वामपंथी पार्टी से ज्यादा रहा। देश के पहले चुनाव में 17.3 करोड़ मतदाताओं में से करीब 45% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और इस तरह देश का पहला लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन यह चुनाव इतना आसान भी नहीं था। कई चुनौतियों से जूझने के बाद यह चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि आखिर चुनाव कराए कौन, क्योंकि सरकार अगर खुद से चुनाव कराती तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आजाद होने के 2 वर्षों के भीतर भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। सुकुमार सेन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने थे। बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली बुलाया गया था। तब से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है और वही इस जिम्मेदारी को आगे संभालता आ रहा है। प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थी, जिसके लिए 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। चुनाव कराने के लिए करीब 5 महीने तक का समय लगा।
अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए थे। चुनाव के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर से पुलों का निर्माण कराया गया था और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही 3.90 लाख स्याही के पैक का उपयोग मतदाताओं की उंगली पर स्याही से निशान लगाने के लिए हुआ था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाताओं की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। उस समय भारत भर के 3,000 सिनेमाघरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित वृत्तचित्र दिखाया गया था। चुनाव कराने में सबसे बड़ी कठिनाई यह आई कि जिस वक्त चुनाव कराया जा रहा था उस वक्त भारत में साक्षरता दर महज 16% थी। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना महज किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। अधिकांश मतदाता ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसे में वोट कैसे डालें और किसको डालें, ये एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा सवाल था, लेकिन समाधान निकला और उसमें चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स बनाए और सभी बैलेट बॉक्स का रंग भी अलग अलग रखा, जिससे कि मतदाता अपने बैलेट बॉक्स के ऊपर चुनाव चिन्ह को देखकर उसमें ही वोट डाल सकें। चुनाव आयोग एक और अजीबोगरीब परेशानी से जूझ रहा था। मतदाता सूची में दर्ज सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों महिला वोटरों की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थीं। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। उस समय मतदाताओं के कॉलम में कुछ इस तरह का ब्यौरा दर्ज था जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, जैसे छज्जू की मां, नफे सिंह की पत्नी, बलदेव की पत्नी, चंद्रमोहन नेगी की सुपुत्री वगैरह वगैरह। ऐसे में लिस्ट जब तैयार होकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के पास पहुंची तो सेन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे इसका परिणाम यह हुआ कि करीब लाखों महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और सेन ने सही नाम लिखवाने का आदेश दिया, जिसके बाद आने वाले चुनावों में महिलाओं ने अपना सही नाम बताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ती रही। भारत में जिस समय यह चुनाव हो रहा था, वियतनाम में फ्रांसीसी सैनिक वियत मिन्ह से लड़ रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक उत्तर कोरिया के सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। अमेरिका ने उन्हीं दिनों अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। उस साल दुनिया में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई थीं। जॉर्डन के बादशाह, ईरान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां हत्यारों की गोली का शिकार हो चुके थे। एक और लेखक दुर्गा दास अपनी किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, नेहरू को यह ठीक नहीं लगा कि वो उस जहाज में चुनाव प्रचार करें जिसे वो प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ ना तो उनके पास और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास इतने पैसे थे कि वो चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज चार्टर कर सकें। उस समय के ऑडिट जनरल ने नेहरू की मदद के लिए एक अच्छा फॉर्मूला सुझाया, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए। यह तभी हो सकता था कि वो हवाई जहाज से यात्रा करें। हवाई जहाज से यात्रा करने का एक फायदा यह होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए रेल की तुलना में कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार को यह खर्च वहन करना चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया, उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों का किराया सरकार देगी और उनकी पार्टी का कोई सदस्य उनके साथ जहाज में है तो वो अपना किराया खुद से देगा। इस तरह नेहरू ने हवाई यात्रा में होने वाले खर्च का बहुत थोड़ा हिस्सा ही सरकार को अदा किया। नेहरू ने चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज के अलावा सड़कों और रेलों का भी इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 1952 से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। 9 महीनों के अंदर नेहरू ने देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार किया। नेहरू ने कुल 25,000 मील की दूरी कवर की, जिसमें 18,000 मील हवाई रास्ते और 5200 मील कारों से, 1600 मील रेल और यहां तक कि 90 मील का रास्ता उन्होंने नाव में बैठकर तय किया।
नेहरू का पहला चुनावी भाषण पंजाब में लुधियाना में हुआ था। इसमें उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। नेहरू का अगला भाषण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में था। इस भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी छुआछूत और जमींदारी की प्रथा मिटाने के लिए कृत संकल्प है। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई शख्स धर्म के नाम पर किसी दूसरे शख्स पर हाथ उठाता है, उससे वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अंबाला में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो पर्दे के प्रथा को छोड़कर देश के निर्माण के काम में आगे आएं। नेहरू को अपनी चुनावी सभा में वर्दी पहने पुलिस वालों की मौजूदगी से चिढ़ थी, इसलिए उस समय के नौकरशाहों ने इससे निपटने का तरीका भी निकाल लिया। तत्कालीन कैबिनेट सचिव NR पिल्लई ने लिखा है, हमने नेहरू के इस विरोध का समाधान निकाल लिया है। हमने तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनका दखल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें उचित कदम उठाने ही होंगे, चाहे इसे प्रधानमंत्री पसंद करें या नहीं। लेकिन हमने उनसे वादा किया कि उनकी सभा में वर्दी पहने पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से संतुष्ट थे। उस समय कांग्रेस के टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टिकट पर एक बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा, जैसा आज के परिदृश्य में मोदी को लेकर महसूस किया जाता है। क्योंकि आज के परिदृश्य में यह माना जाता है कि मोदी के नाम पर ही पूरे देश में भाजपा चुनाव लड़ती है। खैर, मुख्य दलों के अलावा मद्रास में द्रविड़ कशगम, पंजाब में अकाली और बिहार में झारखंड पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल भी चुनाव में भाग ले रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छे वक्ता थे और उनकी चुनाव सभाओं में लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ आती थी। चुनाव से तुरंत पहले राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड पार्क ने एक लेख में लिखा था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और चुनाव कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की बारीकियों, मुद्दों के नाटकीय प्रस्तुतिकरण, राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक मनोविज्ञान में महारत हासिल करने में किसी दूसरे देश से कम नहीं है। हालांकि यह आजाद भारत का पहला चुनाव था। 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया था, लेकिन चीनी के मतदाताओं को चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि देश के दूसरे भागों में जनवरी और फरवरी में ही मतदान कराया जा सका था। सबसे अधिक 80% मतदान केरल के कोट्टयम चुनाव क्षेत्र में हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम 20% वोट डाले गए। पूरे देश में व्याप्त अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। भारतीय जनतंत्र में लोगों के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैदराबाद से आई, जहां कुछ साल पहले तक भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले निजाम हैदराबाद ने सबसे पहले आकर मतदान किया। चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने कहा था कि ये चुनाव मानव इतिहास में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। आज हम 2024 के आम चुनाव में हैं, पर हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज चुनाव बैलेट से नहीं, बल्कि तमाम सवालों के घेरे और आरोपों में रहने वाली ईवीएम के जरिए कराया जाता है। देश की जनसंख्या पहले के मुकाबले 140 करोड़ की है, जो पार्टी कभी नेहरू काल के दौरान नेपथ्य में थी। आज उसका स्वर्णिम दौर है और वो देश की सत्ता पर पिछले 10 साल से काबिज है। कभी कांग्रेस काल में ये कहने वाले कि नेहरू के नाम पर बिजली के खंबे को भी जीत मिल जाएगी, आज उसके युवराज सड़कों पर हैं और मोहब्बत की दुकान लगाकर अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। और 1952 में जिसने बुरी हार का सामना किया था, आज वही जनसंघ अपने नए नाम के साथ खड़ा है, मोदी के साथ, जिसके लिए वही दोहराया जाता है जो कभी नेहरू के लिए कहा जाता था। आज मोदी नाम से ही हर कोई उम्मीदवार अपने आप को जीता हुआ मान बैठता है। पर इन सबसे अलग जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है जनता और उसके वोट की चोट, जिसने नेताओं को कंधे पर भी बिठाया है और जब नाराजगी दिखाई तो कंधे से नीचे उतारने में भी वक्त नहीं लगाया है। चुनावी समर है, ऐसे में हम चुनाव से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर बिना किसी पक्षपात के आपके सामने लाते रहेंगे। हम ना इधर किसी की गोदी में बैठे हैं और ना उधर किसी की गोदी में हैं। आप ही हमारी हिम्मत हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों और परिजनों को भी सच देखने के लिए प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा
सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।